नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। तो जबलपुर में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद अब छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित झुमका जलाशय में संचालित क्रूज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जल सफर का आनंद लेने पहुंचने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर हमारे संवाददाता कमलुद्दीन अंसारी ने जमीनी हकीकत का जायजा लिया। INS न्यूज की पड़ताल में कई गंभीर लापरवाही भी सामने आई। झुमका जलाशय में चल रहे क्रूज के अंदर सुरक्षा मानकों की स्थिति बेहद कमजोर नजर आई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि क्रूज के डस्टबिन में महंगी शराब और बियर की कई खाली बोतलें पड़ी मिली। क्रूज का संचालन ठेका प्रणाली के तहत किया जा रहा है, जहां मनमानी और लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था, निगरानी और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरिया जिले के झुमका बोट क्लब में। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर भी झुमका बोट क्लब में भी एक क्रूज बनाया गया है। ये क्रूज है जो कि पर्यटनों के लिए ये क्रूज चलाया जाता है। लोगों को, पर्यटनों को, यहाँ पर लोगों को बैठाया जाता है। यहाँ पर किस तरह से लाइफ जैकेट ये अंदर में रखा गया है। ये देखिए, ये लाइफ जैकेट रखा गया है। ये लाइफ जैकेट है, ये लाइफ बोट, ये लाइफ बोट है। जब भी कोई डूबता है तो उसको बचाने के लिए ये रखा जाता है, वो यहाँ पर रखा गया। जी बताइएगा कि यहाँ कितने लोगों का बैठने का व्यवस्था है और किस तरह से क्रूज चलाया जाता है। अभी जो दो दुर्घटना हुई है वृंदावन और जबलपुर में, और हमारे बैकुंठपुर में भी कुछ दिन पहले झुमका बोट क्लब में क्रूज शुरू हुआ है। यहाँ की जो क्षमता है वो 70-75 आदमियों की है, पर कभी कभी देखा गया है कि यहाँ भीड़ ज्यादा रहती है। ये गलत है, पर जितना आपका क्राइटेरिया है आप उतना ही क्षमता के। यहाँ पर लाइफ जैकेट पहने हुए दिखते हैं क्या? दिखते हैं कुछ लोग? नहीं, देखिए इसमें लोगों की भी गलती रहती है। जैसे कि जो नाव वाले रहते हैं, क्रूज वाले रहते हैं, वो बोलते हैं कि सेफ्टी जैकेट पहनी है, पर बहुत लोग शोबाजी के चक्कर में इस लाइफ जैकेट को पहनने से इतराते हैं और दुर्घटना हो जाए तो फिर पूरा नुकसान पर्यटकों को ही होता। अगर लाइफ जैकेट आदमी पहने रहे तो उसमें भाई उनका जान जोखिम में बचता है, पर बहुत जगह देखा गया है क्योंकि बहुत लोग लाइफ जैकेट पहनने से इतराते हैं, जबकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट रहता है। ये कचरा, ये मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से कचरा का डस्टबिन यहाँ ना तो फेंकते हैं ना ही कुछ करते हैं। ये देखिए आप किस तरह। अब मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ बियर के बोतल, ये आप देख सकते हैं, इस क्रूज में बियर के बोतल है। ये देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन की लापरवाही। बियर का बोतल इस क्रूज में पाया गया। ये देखिए किस तरह से दारू का सेवन करते हैं। ये देखिए, ये डस्टबिन है। ये हालत है कोरिया जिले की। अब प्रशासन इस और कब ध्यान देगी? ऐसे जो ये टेंडर लिया गया था, ये टेंडर प्रक्रिया पे एक क्रूज चल रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से नशे का यहाँ बियर बार बना दिया गया। इस क्रूज को संचालक के ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। फिलहाल कोरिया से मैं कमालुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने प्रदेश सरकार के सुशासन त्योहार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये त्योहार आएगा और चला जाएगा, ये निरंतर होना चाहिए। सिंहदेव ने इसे 50 हफ्ते का कुशासन करार दिया है। पूर्व डिप्टी CM ने कहा कि 13 दिन का कैंप लगाने से सुशासन का पता नहीं चलेगा। वहीं LPG और पेट्रोल के मामले में केंद्र सरकार पर भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जनता से कह रही है कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन सरकार गैस के दाम बढ़ा रही है। अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाने की तैयारी है। इसे लेकर राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि सरकार दाम बढ़ाएगी। INS न्यूज से खास बातचीत के दौरान TS सिंहदेव ने कहा कि हम ऐसी परिस्थिति बनाएं कि पार्टी के विपरीत स्थिति न बने। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भाजपा से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। ये राज्य सरकार सुशासन तिहार मना रही है और उससे पहले मुख्यमंत्री कहते हैं अधिकारियों को कि वे जनता की सुने, जनता को ना सुने। तो दूसरी ओर जो है खनिज सचिव कलेक्टरों की बैठक लेकर निर्देश देते हैं कि खनन माफियाओं पे सख्ती से कार्रवाई की जाए। क्या लगता है, सुशासन तिहार की सार्थकता साबित हो रही है? सुशासन तिहार नहीं हो सकता, सुशासन निरंतर होना चाहिए। ये 2 हफ्ते का सुशासन अर्थात आप स्वयं कह रहे हैं कि 50 हफ्ते का
कुशासन। ये सोच ही एकदम गलत है। आपको ऐसा नाम ही नहीं देना चाहिए। अधिक से अधिक आप अगर ये कहो कि हम कैंप लगाएंगे, पब्लिक के बीच में कैंप लगेगा, तो समझ में आता है कि ऐसे अधिकारियों के दफ्तर आपको आना पड़ता। अभी अधिकारी एक बगीचे में या एक टेंट में या कहीं पर उपलब्ध रहेंगे, यहां पर आके उनकी बात आप सुन सकते हो, उनके ऑफिस से हट के किसी सार्वजनिक स्थल पे। कैंप हो सकता है। 2 हफ्ते का सुशासन त्योहार, तो वो तो त्योहार आया गया, होली आई और गई, दिवाली आई और गई। तो मैं इससे कभी सहमत नहीं रहा, क्योंकि सुशासन निरंतर होना चाहिए। कांग्रेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्यों नाराज है? क्योंकि वो पूरी तरह से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। एक हर हद को पार करके प्रभावित होकर काम करते हुए दिख रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निष्पक्ष होना चाहिए और दिखना चाहिए। ये पूरी तरह से बेफिक्र होकर एक राजनीतिक दल को लाभ देते हुए दिख रहे हैं। ये एलपीजी के दाम तो बढ़ गए हैं, क्या आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे? देश की जनता को भ्रमित कर रही है केंद्र सरकार। भ्रमित किया, यानी इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि दाम, आप देखिएगा, किल्लत हो रही है। ऐसी परिस्थिति जब बनती है, जब आपको सामग्री महंगी मिल रही है, तो आप रेट बढ़ा के ही बेचोगे। इतना ही तो देश को बताना था ना कि लोगों को तैयार करिए कि एक संकट, वैश्विक संकट सा ये बना हुआ है। उसके विपरीत आप उनको कह रहे हो कि कोई चिंता नहीं। ये कांग्रेसी गलत प्रचार कर रहे हैं। और देखिए, राहुल जी ने जो कहा था, वो चुनाव वोटिंग खत्म हुई और रेट बढ़ा दी। 2018 में जय और वीरू की जोड़ी ने चमत्कार किया था। कांग्रेस की सरकार आई थी, 2.5 साल बाद फिर इलेक्शन है। क्या ये जोड़ी एक बार फिर साथ आ सकती है? हम लोग साथी हैं, साथी काम कर रहे हैं। और देखिए, हम लोगों ने नहीं, लोगों ने विश्वास करके जिताया था। सत्ता में आने के बाद लेकिन जोड़ी टूट गई थी, इसका असर भी हुआ था कांग्रेस पर। जी, टूटी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, परिस्थितियां बनती हैं और प्रयास यही रहता है, मेरा भी, मुझे लगता है कि भूपेश जी का भी, कि हम ऐसी परिस्थिति हमेशा बना के रखें कि पार्टी में और लोगों के बीच में पार्टी के हित को कभी विपरीत प्रभाव न पड़े। तो ये पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर बेबाकी से अपनी बात कही। कैमरामैन सूर्या गौतम के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। और इस बीच बालाघाट से एक बड़ी खबर सामने आते हुए, जहां बारिश ने मचाई है तबाही। कलेक्ट्रेट मार्ग बंद है, पेड़ गिरने से सड़क जाम हुआ है और बारिश ने यहां पर तबाही मचा रखी है। बारिश से तेज हवा से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। इस वक्त बड़ी खबर बालाघाट से। तो पेड़ गिरने से सड़क भी आपको बता दें कि जाम हो चुका है। बारिश, तेज हवा से बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। बालाघाट से बड़ी खबर है, जहां बारिश ने आपको बता दें कि पूरे क्षेत्र में तबाही मचा कर रखी है। कलेक्ट्रेट मार्ग जो है वो बंद पड़ गया है, क्योंकि पेड़ गिरने की वजह से वहां सड़क जाम हो गई है। तो तेज बारिश, हवा से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बालाघाट से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश, तेज हवा से बिजली आपूर्ति भी आपको बता दें कि बालाघाट में बाधित हो गई है, क्योंकि बारिश ने यहां पर तबाही मचा दी है। मौसम ने अचानक करवट ली है, जोरदार बारिश, तेज बारिश हो रही है, पेड़ भी गिरा है, जिसकी वजह से सड़क जाम हो गई है। कलेक्ट्रेट मार्ग इसकी वजह से बंद हो गया है, बिजली आपूर्ति भी बाधित है। बालाघाट में ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि तेज बारिश की वजह से कलेक्ट्रेट मार्ग बंद हो गया है, पेड़ गिरा है, सड़क जाम हो गई है, बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है इस तेज बारिश की वजह से।
इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है कांकेर से। ब्लास्ट में 3 जवान शहीद, 1 घायल। बड़ी खबर इस वक्त कांकेर से आ रही है। तो 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 1 घायल बताए जा रहे हैं। डीआरजी प्रभारी सुखराम बट्टी शहीद है, इनके साथ 2 अन्य जवान भी शहीद हुए। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। नक्सल डंप बरामद करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है कांकेर से। आपको बता दें कि ब्लास्ट में 3 जवान शहीद हुए हैं, 1 घायल बताया जा रहा है। नक्सल डंप बरामद करने के दौरान ये हादसा हुआ। ब्लास्ट में 3 जवान शहीद, डीआरजी प्रभारी सुखराम बट्टी शहीद हुए, 2 अन्य जवान भी शहीद बताया जा रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने इसकी पुष्टि की है। नक्सल डंप बरामद करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। आईईडी ब्लास्ट हो गया और इसमें डीआरजी के 3 जवान आपको बता दें शहीद हो गए हैं, 1 घायल बताया जा रहा है जिसका इलाज जारी है। तो बड़ी खबर हम बता रहे हैं कांकेर से, जहां 3 डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं आईईडी ब्लास्ट में। नक्सल डंप बरामद करने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है और 2 अन्य जवान इसमें शहीद हुए हैं। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने इस पूरी घटना की पुष्टि भी की है। तो डीआरजी के 3 जवान शहीद। तो बड़ी खबर इस वक्त कांकेर से आ रही है। आपको बता दें कि नक्सली डंप बरामद करने के दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें 3 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। डीआरजी प्रभारी सुनील बट्टी शहीद, उनके साथ 2 अन्य जवान भी शहीद हुए हैं। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने इस घटना की पुष्टि की है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, जानकारी आ रही है कि 3 जवान शहीद हुए हैं, कौन कौन थे ये 3 जवान, कहां के रहने वाले थे, और जो एक घायल है उसकी फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए डीआरजी के ये जवान हैं जिसमें एक निरीक्षक भी हैं, जो कि इन्हें सूचना मिली थी कि मरकाबेड़ा के नजदीक जंगलों में जो है वो नक्सलियों का भारी मात्रा में डंप बरामद वहां पर जमा है। और ये जो सूचना है आत्मसमर्पित नक्सलियों ने ही पुलिस को दी थी, जिसके बाद एक टीम वहां पर रवाना की गई थी। जिस दौरान डंप वहां से निकाला जा रहा था उस दौरान ही उसमें ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में 3 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक निरीक्षक रैंक के अधिकारी भी हैं और साथ ही एक जवान घायल है, जिसे वहां से बाहर निकालने के लिए इस वक्त मौके पर हेलीकॉप्टर भी रवाना किया गया है। पुलिस का जो बयान सामने आया है, ये जो घटना हुई है दुर्घटनावश हुई है, कोई किसी तरीके का हमला नहीं है। डंप बरामद करने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये स्थिति दिखाई पड़ रही, डीआरजी के जवान शहीद हुए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने आपको बता दें कि इस घटना की पुष्टि भी कर दी है। नक्सल डंप बरामद करने के दौरान बड़ा हादसा कांकेर में हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 3 जवान आपको बता दें शहीद हो गए हैं। तो कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां ब्लास्ट में 3 जवान शहीद है, 1 घायल है। डीआरजी प्रभारी सुखराम बट्टी शहीद हो गए हैं, 2 अन्य जवान उनके साथ और शहीद हुए हैं, 1 घायल बताए जा रहे हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की राह अब और भी सुगम होने वाली है। महाकाल मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण के तहत प्रशासन ने बेगमबाग क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। जिन इमारतों पर जेसीबी और पोकलेन मशीनें चली वो मूल रूप से आवासीय थी, लेकिन उन्हें अवैध रूप से आलीशान होटलों में तब्दील कर दिया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मंदिर के पास किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उज्जैन में एक बार फिर से अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बेगमबाग क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध इमारतों पर जेसीबी और पोकलेन मशीनें चली है, होटलों में तब्दील किए गए थे ये आवासीय मकान, जिनको आज जमींदोज कर दिया गया है। सुगम होगी अब महाकाल मंदिर की राह। अतिक्रमण पर पीला पंजा यहां पर चला दिखाई दे रहा। बेगमबाग क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई है। हमारे यहाँ पे विकास प्राधिकरण द्वारा जो है 5 यहाँ पे जो मकान थे उनकी लीज निरस्त हो गई थी, उसके पश्चात उनको जो है यहाँ पे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय पे यहाँ पे क्योंकि रोड का काम भी होना है एमपीआरडीसी का, इसलिए आज हम जो है इस कार्रवाई को पूर्ण कर रहे हैं।
पर पीला पंजा एक बार फिर से उज्जैन पे चला है। आपको बता दें बेगमबाग क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। दरअसल ये जितने भी मकान तोड़े गए हैं वो आवासीय थे, लेकिन इन्हें आलीशान होटलों में तब्दील करके चलाया जा रहा था अवैध तरीके से, जिन पर आज ये बुलडोजर चला है। सुगम होगी लेकिन अब इससे महाकाल मंदिर की राह। चलिए अगली खबर अब जबलपुर से, जहां बरगी डैम में क्रूज हादसे का मामला। ये मृतकों के परिजनों से मिले कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा। मृतकों के घर पहुंचकर जताया शोक, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। बरगी डैम में जीरो सुरक्षा, ये बात तन्खा ने कही। 5 साल का बच्चा अब भी लापता। तो आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है जबलपुर से, बरगी डैम में जीरो सुरक्षा, ये बात तन्खा ने कही। 5 साल का बच्चा अब भी लापता बताया जा रहा है। जबलपुर बरगी डैम में क्रूज हादसे मामले में यहाँ पर जो विवेक तन्खा है वो प्रभावितों से मिलने के लिए, मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा पहुंचे हैं। मृतकों के घर पहुंच करके उन्होंने शोक जताया। सुरक्षा व्यवस्था पर विवेक तन्खा ने इस दौरान कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। बरगी डैम में जीरो सुरक्षा है, तन्खा का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 5 साल का बच्चा अब भी लापता है। तो जिस तरीके से जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई और कुछ अभी लापता भी बताए जा रहे हैं, उस पर अब मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है सवाल उठाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। जबलपुर से ही बड़ी खबर है, बरगी बांध में क्रूज हादसा मामला। जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही, सुबह 11 बजे से एम्बुलेंस में ही रखे शव। चार्टर्ड प्लेन से शव ले जाने का हो रहा है इंतजार। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली भेजे जाने हैं ये शव। जुमना विमानतल पर खड़ी है एम्बुलेंस। शाम 4 बजे शव लेकर जाने की दी जा रही है जानकारी। शवों के डिकम्पोज होने की अब इससे आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है जबलपुर से, ये बड़ी खबर है। शवों के डिकम्पोज होने की आशंका यहां पर जाहिर की जा रही है। बरगी बांध में क्रूज हादसा मामला, इस मामले पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सुबह 11 बजे से एम्बुलेंस में ही रखे हैं शव। चार्टर्ड प्लेन से शव ले जाने का हो रहा है इंतजार। तिरुचिरापल्ली ये जो शव है लेके जाने हैं, लेकिन अब इन शवों का डिकम्पोज होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय साहू इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, यहाँ पर तमिलनाडु भेजने हैं शव और सुबह 11 बजे से यहाँ पर जो शव है वो एम्बुलेंस में रखे हुए हैं। जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही, एक घटना के बाद ऐसी लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी क्या? निश्चित ही ये जो मामला सामने आया है ये कहीं ना कहीं बहुत घोर लापरवाही का मामला है। चूंकि एयर एम्बुलेंस जो बॉडी है उनको तमिलनाडु ले जाना था और 11 बजे से जो है एम्बुलेंस में बॉडी रखी हुई है, एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस खड़ी हुई है और चूंकि भीषण गर्मी है ऐसे में डिकम्पोज होने की संभावना जो है वो बॉडी में निश्चित रूप से बनी हुई है। और चूंकि जब भी अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर हम बात करें बॉडी को, किसी भी बॉडी को रखा जाता है तो उसको डीप फ्रीजर में रखा जाता है, लेकिन वहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसको लेके परिजन भी खासे नाराज जो है वो बताया जा रहा है और उसके साथ साथ प्रशासन की इसमें घोर लापरवाही नहीं है। चूंकि प्रशासन ने कहा था कि लगभग 12 बजे तक जो है एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन अब 4 बजे की बात की जा रही है। ये 5 घंटे का जो सफर होगा वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित होगा। चूंकि जब भी कोई मृत व्यक्ति होता है तो उसकी गर्मी के दिनों में उसकी बॉडी को डीप फ्रीजर में रखा जाता है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई सिस्टम जो है वो नजर नहीं दिखाई दे रहा और न ही इसके लिए कोई प्रशासन ने व्यवस्था की है। जी तो बिल्कुल सरकार ने कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की है, लेकिन इस तरीके की ये बड़ी लापरवाही है क्योंकि तमिलनाडु ये शवों को भेजना है। डुमान विमानतल पर एम्बुलेंस सुबह से ही खड़ी है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई व्यवस्था होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तमाम जानकारी के लिए संजय शुक्रिया। तो लाल आतंक पर एक बार फिर करारा प्रहार हुआ है।
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के रोटगुटू इलाके में कोबरा 209 बटालियन ने मुठभेड़ में नक्सलियों के एरिया कमांडर अमृत पूर्ति उर्फ इजराइल पूर्ति को ढेर कर दिया है। दरअसल नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान नक्सली अमृत पूर्ति और इजराइल पूर्ति का शव बरामद हुआ। साथ ही SLR, एक कार्बाइड और भारी मात्रा में IG बरामद की गई है। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। तो लाल आतंक पर एक बार फिर से बड़ा प्रहार हुआ है। कोबरा 209 बटालियन ने ढेर कर दिया है, तो घुटनों पर आया है लाल आतंक। एरिया कमांडर यहाँ पर ढेर किया गया है और आपको बता दें कि कोबरा 209 बटालियन ने इसे ढेर किया है। लाल आतंक पर करारा प्रहार, अमृत पूर्ति उर्फ इजराइल पूर्ति ढेर किया गया। घुटनों पर आया लाल आतंक। SLR, एक कार्बाइन और भारी, आपको बता दें कि IG भी यहाँ पर बरामद की गई है। महूगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के खटखरी चौकी में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। साहू परिवार के दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान 65 वर्षीय गिरिजा प्रसाद साहू की टांगी मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही SP दिलीप सोनी और SDOP सचिव पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो इसी के साथ आधा दिन पूरी खबर में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।